अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जेट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पे मायूसियां हैं कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। शिकस्त है कि हमें भूत की तरह चिमट गई है, किसी तरह भी हमारे जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। ये बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया हम गए थे तो हमारे टीम डायरेक्टर जो हेड कोच भी थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने बड़े बुलंद और बांग दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं जीत के लिए आए हैं। कप्तान भी यही कह रहे थे कि टीम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। ना हम जीते, ना ही हमने अटैकिंग क्रिकेट खेली। एक मरतबा फिर हम शिकस्त से दो चार हुए। बिल्कुल जी, शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी हुई है और ये मुकद्दर इसलिए है कि हमने सही फैसले नहीं किए थे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। आपको वेलकम करूंगा शो में और पूछना चाहूंगा कि मैच जीतना तो दूर की बात, हमारे चाहे बड़े बैटर्स हों, चाहे नए बैटर्स हों, स्किलफुल बैटर्स हों या सिफारिश पे आए हुए हों, कोई भी 200 रन तक नहीं बना सका। शिकस्त सबको ही पता थी कि जिस तैयारी से जा रहे हैं कि जीत शायद ही मिल सके, बट ऐसी भी क्या बुरी परफॉर्मेंस कि हमारे खिलाड़ी बड़ा स्कोर करने में तरसते रहे। क्या गलती क्या की हमने? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच शेफ जेट। मेरे ख्याल से आपको क्रिकेट कैरियर में फास्ट बॉलर होना चाहिए था, जिस तरह की आप इन स्विंग आउट स्विंग बाउंसर करते हैं पहले ही ओवर में। चले आप बताएं तो जरा, आप बड़े स्टाइलिश हैं, आप अच्छे तरीके से इसको ड्राइव खेल लें। देखिए शेफ, बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से मुश्किल होता है। इसकी एक बड़ी ही अहम वजह है, वो मेरे ख्याल से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन प्रोफेशनल के लिए उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बट कोई भी अगर प्लेयर, जिस तरह कि हम लोग एशियन कंडीशन के आदी होते हैं, हम लोग पाकिस्तानी प्लेयर हैं, हम लोग नी से नीचे वाला बॉल अच्छा खेलते हैं या वेस्ट साइड से नीचे वाला बॉल अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमें पहला मैच देते हैं लोग पर्थ में, ठीक है। तो पर्थ का जो पिच है पूरी दुनिया के सामने है कि यार वहां पे जब मैंने भी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था पहला, और जो एक ही मैंने जो टूर किया, मैंने 2 टेस्ट मैच खेले थे। पर्थ का टेस्ट मैच मैं नहीं खेला था, लेकिन मेलबर्न और सिडनी का खेला था। तो पर्थ में साइड मैच खेले थे उस वक्त। तो जो बाउंस होता है वो हम लोगों को सूट नहीं करता, लेकिन वो लोग उस पर बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो हैंड स्पीड बहुत अच्छी है और वो पीछे का बॉल जो है वो उसमें अच्छा मैनेज कर जाते हैं, ठीक है। हमारा ये चक्कर है कि हम लोग जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है, हमें पहला मैच पर्थ में जब देते हैं तो वहां पे वो मेंटली बहुत नीचे आ जाती है पाकिस्तान की बैटिंग स्पेशली। और उसके बाद फिर भले मेलबर्न हो या सिडनी, और सिडनी में देखें एशियन कंडीशंस भी हमें मुश्किल लगना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अहम वजह पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में हार की, जो सबसे बड़ी वजह है जो 30 सालों से गुज़िश्ता, वो यही है। सबसे पहले तो ये आर्टिलरी चेंज करानी चाहिए पाकिस्तान को किसी भी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब भी जाए लेवल फील्ड पे होना चाहिए, एडिलेड दे दें या कोई और ब्रिस्बेन दे दें, लेकिन पर जो है ठीक है यासिर, चले ये तो आप बड़ी टेक्निकल बात कर रहे हैं, ये तो आने वाले टूर्स की बात है कि आइंदा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे बैटर्स को क्या नजर लग गई? आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं, इमामुल हक की बात कर लें, दोनों खिलाड़ी जिस तरीके से नाकाम होते रहे। उसके बाद अगर हम बात कर लें सऊद शकील की, बाबर आजम की, ऐसा लग रहा है कि हमारे बैटर्स का बल्ला आ ही नहीं रहा था। शान मसूद को भी देख लें कि 250 जरूर बनाए, लेकिन कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, जबकि वहां देखें वार्नर जाते जाते भी 50 बना गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे बैटर्स ने जो है मिडिल ऑर्डर स्पेशली, उसने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और जो पाकिस्तान की जो हार की जो मेन वजह बनी है वो बनी ही बैटिंग कोलैप्स है। मैं समझता हूँ मेलबर्न में भी 318 जो चेज करना था वो भी चेजेबल था। हमने देखा आखिर तक सलमान ने फाइट की, उसमें रिजवान ने फाइट की, उसमें मैं समझता हूँ एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ है। जब भी होता है बेनिफिट ऑफ डाउट वो बैट्समैन के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉलर के फेवर में गया। ये भी एक हमारे साथ बैड लक हुई। वो एक अच्छा हमारे पास चांस था कि हम वहां पे वो अगर टेस्ट मैच हम जीते तो देखें इस मैच में भी हम लोग सेशंस जीते हैं, इसमें ये नहीं है कि हम सेशंस नहीं जीते, लेकिन हमारा जो जीत का मोमेंट आया है उसको हम होल्ड नहीं कर सके। तो काफी सारे फ्लॉज मेरे ख्याल से बैटिंग का ही है। और बिल्कुल सऊद शकील जो कि कंसिस्टेंटली रन कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, ऊपर वाले बॉल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी लूज शॉट्स खेली हैं, मैं समझता हूँ शुरू में बहुत अच्छा खेले हैं वो। मेलबर्न की पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेले, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने वही गलती की। फिर सिडनी में पहली इनिंग में वही गलती की। तो अगर आप बार बार गलतियां करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आप जो है आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, बाबर की बात करें अगर, तो
बाबर वाज आल्सो प्लेइंग गुड, लेकिन उनकी वो बैड पैच चल रहा है। बिल्कुल जी, बैड पैच चल रहा है। यासिर हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ मौजूद हैं और बेबाक तबसरा। रऊफ, आपको वेलकम करूंगा और जानना ये चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम ने गलतियां बहुत ज्यादा की। पहले मैच में फहीम अशरफ को खिला लिया, दूसरे मैच में सरफराज को बाहर कर दिया, तीसरे मैच में शाहीन को बाहर कर दिया। ये क्या फैसले आप समझते हैं कि मैनेजमेंट ने राइट टाइम पर राइट फैसले नहीं किए, ये भी शिकस्त की एक बड़ी वजह है? देखिए, जब आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होगी और शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनेगी तो फिर फैसले इसी तरह के होंगे। फिर जो आपके जितने भी डिसीजन होंगे उनमें कोई पायदारी नजर नहीं आएगी और फिर उससे जो पाकिस्तान की टीम है वो सफर करती रहेगी। आप देखें कि इन्होंने वर्ल्ड कप में 45 डेज उसको रखा है, अपना इब्रार को इंडिया में रखा है। जब आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, आपने उसको वर्ल्ड कप नहीं खिलाना था, तो उसको यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देते पाकिस्तान में, ताकि वो यूज टू होता अगर आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खिलानी थी, क्योंकि आपके पास एक मेजर वही स्पिनर था जिसपे आपकी टीम डिपेंड कर रही थी। तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि 50 दिन के बाद एक स्पिनर को आपने डायरेक्ट 4 डे मैच में डाला, वो अनफिट हुआ और आपकी पूरी सीरीज आपके हाथ से निकल गई। उसी तरह फिर वो आपका खुरम शहजाद का डिसीजन हुआ, वो अनफिट हो गया। फिर आपने फहीम अशरफ को फ्रॉम नो वे उठाकर पाकिस्तान की टीम में डाला, कोई उनकी पास परफॉर्मेंस नहीं थी, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, उन्होंने सफर किया। तो ये मेरा ख्याल है कि जो आपके दोनों बैट्समैन थे, अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील, जिसपे बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही थी, उनके प्रॉब्लम भी हैं कि वो जो एशियन जो कंडीशंस हैं वहां पर तो अच्छा खेलते हैं लो बैक लिफ्ट के साथ और बॉटम हैंड के साथ, मगर जैसे ही वो थोड़ी सी हार्ड बाउंसिंग पिचेस पर जाते हैं स्विंग विकेटों पे, तो वहां पे उनकी जो जितनी टेक्निक थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई। तो काफी चीजें हैं। उसके बाद आप पहले 2 टेस्ट मैचेस में खेले, उसमें आप कोई स्पिनर नहीं आपने खिलाया, और उसके बाद साजिद पहले उसको नवाज को भेजा आपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर। हालांकि उसकी पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है कि उसको T20 में भी सिलेक्ट किया जाए या वनडे में, मगर उसको टेस्ट मैच खेलने के लिए भेज दिया। फिर मैच आपने खिला दिया साजिद खान को, क्योंकि उसकी भी कोई इतनी अच्छी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में नहीं थी, उसको भेज दिया गया। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का फुकदान है मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है इनकी। चले रऊफ हमारे साथ रहिएगा, यासिर आप भी हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद हफीज की एक स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है अगर उनको मदद की जरूरत है तो वहां पर है। सवाल ये बनता है कि अगर क्या आप वहां पर हैं मदद करें, और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले या आराम देने से पहले सोचना होगा। मोहम्मद हफीज ने क्या कहा वो सुनते फिर इस पर बात करते हैं। 0 is not something we were looking for. We didn't drop the catches. I believe we dropped the winning moments of the game. अगर बाबर को किसी भी वक्त लगता है कि उसको किसी भी जगह पे हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं टेक्निक के अंदर या उसकी मेंटल साइड को देखते हुए, तो वी आर ऑलवेज देयर। इंडिविजुअल है, अगर उसको लगता है कि ही इज डूइंग थिंग्स वेल, और हमें भी लगता है कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया। उसके ऊपर लोड इतना पड़ सकता है कि वो इंजरी जोन में चला जाए, प्लेयर को मैं उस जोन में ना लेके जाऊं जहां पे वो तकलीफ में आ जाए। नसीम ऑब्वियसली इंजर्ड था, उनकी जगह हमारे पास हामिद जमाल आ गए। समझते बालातर है ये स्टेटमेंट, लेकिन जब मोहम्मद हफीज से सामना होगा तो जरूर इस पर बात करेंगे कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है तो बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म मुसलसल चल रहे हैं, क्या उन्हें आराम की जरूरत है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के दूसरी साइड पर, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। मोहम्मद हफीज ने यह स्टेटमेंट दी है कि अगर बाबर को आराम की जरूरत है तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा, और अगर बाबर को मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आप खुद बैटर रहे हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते रहे हैं। बाबर का पूरा साल टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। एशिया कप में किस तरीके से वो बेबसी की तस्वीर बने रहे वो सबके सामने है। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं थी। उनके पाए के बाकी बैटर्स कितना बड़ा परफॉर्म करते रहे। बाबर के टेम्परामेंट पे, उनके स्किल्स पे, उनकी क्लास पे किसी को कोई शक नहीं, बट ये बैट पैच कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं होता जा रहा? देखिए, बाबर की अगर बात करें, बाबर की अगर क्लास की बात करें तो उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा उसने खेला, लेकिन ये वाकई ये थोड़ा सा पैच जो है ये थोड़ा लंबा हो गया है। ये अब थोड़ा सा बरिंग है, क्योंकि वजह यह है कि बाबर जब भी अंदर आते हैं खेलने तो कोई परेशानी नहीं होती कि लगता है कि यार वो परेशान हो रहे हैं या उनको वो घबराए हुए हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब यही लग रहा होता है कि यार अब इन्होंने रन करने हैं। देखिए, एक जो बैट फॉर्म है ना, उसकी जो सबसे मेन वजह यही होती है कि इंसान ये जब सोचना छोड़ देता है कि मैं आउट कहां से हूंगा। देखिए, जब फॉर्म में होता है, मैं एज ए बैट्समैन, मैं एज ए बैटर आपको बता रहा हूँ कि बैटर की साइकी क्या होती है कि उसको आउट होने वाली डिलीवरीज पे वो कॉन्शियस होता है।
ठीक है, जो अच्छी फॉर्म में जब एक बैट्समैन होता है या बैटर होता है, वो आउट होने वाली बॉल पे कॉन्शियस होता है। मैं स्लिप नहीं मारूंगा, मैं अंदर वाले बॉल को मैं तगड़ा खेलूंगा, मैं बीच से क्रॉस नहीं मारूंगा। ये नेचुरली आपके जहन में चीजें चल रही होती है। लेकिन जब आप पे बैड पैच होता है या आप एक बुरे टाइम से गुजरे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मैं कौन से बॉल पे आउट हो जाऊंगा। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बड़ा माइनर सा एक प्रॉब्लम होता है, जो कि जिस वक्त वो उसको सुलझा देता है, वो अपना टाइम बनाता है पिच पे जाके और अपने साथ फाइट करता है। मेन चीज ये कि आपने लंबी फाइट करनी है, आपने जल्दी गेयर चेंज नहीं करने। अब बाबर का ये हमने देखा है पूरी सीरीज में कि 30, 40, 35, 32, 25 के बाद जब वो गेयर चेंज करता था, अपनी गेम या शॉट खेलने जाता था, कोई भी गेयर चेंज करता था, वो आउट हो जाता था। तो ये मेरे ख्याल से ये उसी वक्त निकलेंगे इस बैड पैच से, स्पेशली टेस्ट मैच में। वनडे और T20 की तो मैं बात नहीं करूंगा, उसमें तो चले स्लिप खड़ी नहीं होती, पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, ट्रू पिचेस होती हैं, आपकी हर शॉट लगती है। लेकिन टेस्ट मैचेस में जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, वहां पे आपको अपने आप को होल्ड करना पड़ता है और लंबी फाइट करनी पड़ती है। अगर हम बाबर को विराट से ही कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि वो राइट अप देयर कि वो हम चाहते हैं कि अल्लाह करे वो वैसा प्लेयर बने। लेकिन आप विराट कोहली की आप इनिंग्स उठा के देखें, जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म होता है या आउट ऑफ शॉट होता है, वो अपना बल्ला अपने बॉडी से बिल्कुल दूर नहीं करता, चाहे उसे वो 70 बॉलें खेल के 20 रन क्यों ना करने पड़े। तो ये बहुत लंबी फाइट है जो बाबर ने करनी है। बिल्कुल यासिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बल्ला और पैड और बैट के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसकी वजह से 1 साल हो गया है कि बैट पैच जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। अब्दुल सब बुरा नहीं है, कुछ अच्छा भी हुआ है, और ये अच्छा हुआ है कि आमिर जमाल, जिनको पहले टीम में मौका नहीं दिया जाता था, अब उनको जब मौका मिला तो उन्होंने अपने आप को मनवाया, ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशन में कर दिखाया। किस तरीके से देखते हैं यासिर अब्दुल उनकी आमिर जमाल की बॉलिंग को और मीर हमजा की बॉलिंग को? देखिए, मेरा ख्याल कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और आपको याद होगा 1982 में इमरान खान ने 12 विकेट दी थी सिडनी में, उसके बाद 2010 में मोहम्मद आसिफ ने आउट क्लास किया था ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद ये किसी भी पाकिस्तानी बॉलर की बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। मगर अब असल चीज जो ये है कि जो $1 मिलियन क्वेश्चन होगा कि क्या वो अपनी इस जो परफॉर्मेंस है उसका सिलसिला बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि एक वैक्यूम तो डेफिनेट है पाकिस्तान की टीम में एक ऑलराउंडर का, और काफी अर्से से पाकिस्तान की टीम फहीम अशरफ को चांस दे रही थी और वैक्यूम फिल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपनी जो सिलेक्शन थी उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। जो फहीम अशरफ थे, बार बार चांसेस उनको मिले, मगर वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में उस तरह अपने आप को सीमेंटेड नहीं कर सके। तो एक वैक्यूम है जिसको फिल कर सकते हैं आमिर जमाल, और अगर अपनी इस परफॉर्मेंस को उन्होंने कंसिस्टेंटली जारी रखा तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक खुशगवार इजाफा होगा पाकिस्तान की टीम में। दूसरा, जहां तक आपने बाबर आजम की बात की है, तो देखिए बात यह है कि कोई भी प्लेयर जो है वो क्रिकेट से या जो पाकिस्तान की टीम है उससे बड़ा नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रास रूट लेवल इसलिए होता है, रिप्लेसमेंट प्लान इसलिए होता है कि आप प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट तैयार करके रखें, और जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो जगह नहीं है कि आप के पास अगर कोई बैट पैच आ गया तो आप अपना बैट पैच टेस्ट क्रिकेट में जाकर दूर करें। आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, आपको वहां पर जाके परफॉर्म करना होता है और फिर दोबारा अपनी जगह वापस बनानी होती है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की मैनेजमेंट में है कि वो क्यों अगर किसी का 10 इनिंग में, किसी का 12 इनिंग में, किसी का 20 इनिंग में फेलियर है, और उसको पाकिस्तान की टीम के साथ क्यों उसको बार बार रखा जा रहा है। काफी प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर बाबर आजम नहीं और भी प्लेयर्स हैं। तो बात यह है कि इनके पास बेसिकली रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, विजन नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। जिस तरह अभी हफीज ने कहा कि इनको साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग, लेकिन साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग करेगा कौन? अगर आपने मैट्रिक फेल कोचेज रखे हुए हैं, क्या मैट्रिक फेल कोचेज साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग कर सकते हैं किसी प्लेयर की? इससे पहले आपने 3-4 प्लेयर जाया किए हैं, अहमद शहजाद की मिसाल है, उमर अकमल की, और बेशुमार प्लेयर्स हैं। वजह यह है कि आपका जो नायल कोचिंग स्टाफ है उन्होंने इनको तबाह किया है। तो अब आप जब तक आप अपनी मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे, अपने आप पढ़े लिखे लोग नहीं लाएंगे सिस्टम में, उस वक्त तक ना तो आपके प्लेयर्स की अपब्रिंगिंग हो सकती है, ना उनको आप मैनेज कर सकते हैं, ना उनको साइकोलॉजिकल उनकी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। ये तो आपने सही बता दिया। मीर हमजा के बारे में क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल रहे, एक इनिंग में अच्छी बॉलिंग भी उन्होंने की, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो उनका शुरू से ही फैन हूँ, आउटस्टैंडिंग बॉलर था। मैं उनको 2012 से वॉच कर रहा हूँ, जब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की थी, और हम इनके खिलाफ मैच खेले थे। दोनों जानब स्विंग करते थे, बहुत हाई आर्म एक्शन था इनका, खूबसूरत रिदम था, और मैं हैरान हूं कि इनको इतना लेट 2012 में इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, फिर 2018 में इनको पहले टेस्ट में चांस दिया, उसके बाद 1-2 मैचेस खिला के फिर इनको गायब कर दिया गया। 2024 में इनको वापस लाए हैं 6 साल के गैप के बाद।
तो अब उम्मीद तो यही है कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, बड़ी अच्छी लाइन एंड लेंथ पे उन्होंने दोबारा बॉलिंग शुरू की है। अगर इनको कंसिस्टेंट चांसेस वगैरह देंगे तो ये जो उनकी थोड़ी सी पेस में लैप्स आ रहे हैं ये ओवरकम कर जाएंगे। मुझे उम्मीद तो यही है। रऊफ बस क्विकली बता दीजिएगा, रऊफ और यासिर दोनों से पूछूंगा, 30 सेकंड में बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया दौरा नाकामी में रहा, वहां पे कैसी देखते हैं न्यूजीलैंड की T20 सीरीज? देखिए, डिपेंड कर रहेगा कि पाकिस्तान के अभी नया कैप्टन रहा है, क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है T20 में वो तो बहुत अच्छी रही है, मगर आप देखते हैं नई टीम है, नया कैप्टन। यासिर क्विकली आप 10 सेकंड में ऐड कर देंगे, न्यूजीलैंड सीरीज हम जीतेंगे? जी, न्यूजीलैंड सीरीज में अच्छा करेगी, T20 की पाकिस्तान की अच्छी साइड है। चलें जी, न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में पाकिस्तान अच्छे हैं क्योंकि ये टीम अच्छी है। उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में नए मेहमान होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।